हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बड़े बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। और आप जानते हैं दोस्तों, हम अपने चैनल के माध्यम से केवल आर ओ की तैयारी करा रहे हैं और किसी की तैयारी हम नहीं करा रहे हैं। और हमारा उद्देश्य है आपको कम समय में बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराना। और अगर आप किसी तरह का सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने हमारे आर ओ के पुराने वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर आप विजिट कर सकते हैं। वहाँ आपको आर ओ से संबंधित आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे और आर ओ से संबंधित आपको जो है टॉपिक वाइज वीडियो भी मिल जाएंगे। और सारे वीडियो इम्पोर्टेंट हैं। और अगर अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। और चैनल पर आपको जो है टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में जाकर आप अपने हिसाब से वीडियो देख सकते हैं। और इसी कड़ी में आगे जुड़ते हुए आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश स्पेशल का करंट अफेयर। और करंट अफेयर की आज है तीसरी क्लास। और ये करंट अफेयर इस तरह का करंट अफेयर है जिससे क्वेश्चन आपके बनते हैं या एग्जामिनर जो है इनसे ही क्वेश्चन पूछता है। सारे क्वेश्चन हमारे इसी तरह के हैं जो हमने आज की वीडियो में लिए हुए हैं। और विद डिटेल हम जो है एक एक फैक्ट को समझने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे आपको समझाने की कि किस तरह के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए देख लेते हैं हमारा जो। और इससे पहले अगर आपने करंट अफेयर के आपने एक और दो सेट नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो वहाँ आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी करंट अफेयर्स की। और करंट अफेयर्स की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 मिल जाएगी। वो भी आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और फिलहाल ये जो है क्लास नंबर 3 हो जाएगी, यूपी का करंट अफेयर, स्पेशल करंट अफेयर। और सारे जो क्वेश्चन है वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। और चलिए देख लेते हैं एक एक करके सभी क्वेश्चन को और इनसे जो है किस किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं करंट अफेयर से। चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। देश के पहले रोपवे ट्रांसपोर्ट से संबंधित कथनों पर आपको विचार करना है। बात हो रही है जो देश में पहला रोपवे ट्रांसपोर्ट जो बनाया जा रहा है उससे संबंधित जितने भी कथन हैं उन पर आपको विचार करना है। और आपको बताना है इससे संबंधित जो है नीचे दिए जितने भी कूट हैं कूटों में से सही उत्तर का आपको चयन करना है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ देखनी है। पहला जो रोपवे ट्रांसपोर्ट है पहला है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और जो भी चीज़ पहली पहली बार होती हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, ये आप जानते हैं। किसी चीज़ का उद्घाटन है या कुछ भी है या कोई चीज़ बनाई जा रही है पहली बार, वो जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए देख लेते हैं हमारा पहला पॉइंट क्या कहता है। देश का पहला रोपवे वाराणसी उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है। तो देश का जो पहला आपका रोपवे है ये आपका वाराणसी उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। वाराणसी उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है। इस रोपवे की जो लागत है वो 900 करोड़ रुपए है। तो इस रोपवे की जो लागत है वो आपकी 900 करोड़ रुपए नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। 900 करोड़ रुपए नहीं है, ये हो जाएगा आपकी 644.49 करोड़ रुपए। ठीक है, तो दूसरा जो पॉइंट है ये आपसे गलत हो जाएगा। और तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। यह रोपवे वाराणसी कैंट से गोदोलिया के बीच चलाया जाएगा या बनाया जाएगा। यह जो रोपवे है वाराणसी से गोदोलिया के बीच बनाया जाएगा, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। और फोर्थ देख लेते हैं आपका। इसके लिए सरकारी ज़मीनों का अधिग्रहण किया जाएगा। इसके लिए जो है सरकारी ज़मीनों का अधिग्रहण तो किया जाएगा, लेकिन सरकारी ज़मीनों के साथ साथ आपका प्राइवेट ज़मीनों का भी अधिग्रहण किया जाएगा। और ये पॉइंट भी जो है आपसे पूरी तरह से गलत हो जाएगा। ठीक है, सरकारी ज़मीनों का केवल अधिग्रहण नहीं किया जाएगा, इसके लिए सरकारी और प्राइवेट दोनों ज़मीनों का अधिग्रहण किया जाएगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1 और 3। 1 और 3 क्योंकि आपसे यहाँ पूछा गया है सही उत्तर आपको बताना है, तो सही उत्तर जो हो जाएगा 1 और 3 आपके सही हो जाएंगे। और 1 और 3 दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर बी में। तो आप कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। 1 और 3 आपके सही हो जाएंगे। और सही कौन कौन से हैं, ये हो जाएंगे आपके देश का पहला रोपवे वाराणसी उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है। और यह रोपवे जो है वाराणसी कैंट से गोदोले के बीच बनाया जा रहा है। ठीक है, बाकी इससे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, क्योंकि ये तो केवल एक मात्र टॉपिक है, ये तो टॉपिक है। क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा आपका जो
हमारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं या फिर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनसे हमारा क्वेश्चन बनेगा। किस तरह के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो क्या हैं वो भी हम थोड़ा सा इससे समझ लेते हैं। जो हमारा जो आपके जो आपके महत्वपूर्ण तथ्य हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके, वाराणसी होगा देश का पहला शहर जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए रोपवे होगा। यहाँ ये पहले शहर की बात हो रही है, इसलिए ये जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। वाराणसी में देश का पहला शहर होगा जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए रोपवे होगा। रोपवे क्या होता है ये मैं आपको अभी इमेज के माध्यम से दिखाने वाला हूँ। दूसरा देख लेते हैं, बोलीविया और मैक्सिको के बाद विश्व में तीसरा देश होगा जहां ये सुविधा आपको मिलेगी। तो कौन कौन से देशों की हम बराबरी में आ जाएंगे, बोलीविया और मैक्सिको में, क्योंकि बोलीविया और मैक्सिको में इसी तरह के जो हैं रोपवे हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और अगला पॉइंट देख लेते हैं, कैंट रेलवे स्टेशन से गोदोलिया चौराहे तक चलेगा रोपवे, पहुंचने में लगेंगे मात्र 16 मिनट। ठीक है, ये बात भी आपकी करेक्ट हो जाएगी और 2 साल के अंदर बनकर तैयार हो जाएगा रोपवे। ठीक है, आपको अगर इसके समय सीमा पूछी जाती है, हालांकि इस तरह के क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे, आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि देश का पहला रोपवे कहाँ है। ठीक है, ये किस किस के बीच चलाया जा रहा है, इस तरह के क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। चलिए देख लेता हूँ और क्या इससे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एक क्वेश्चन आपसे इसकी लागत से बन सकता है, इसकी जो लागत है या ये कितने जो करोड़ रुपए में बनकर तैयार हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 644.49 करोड़ की लागत से बनकर तैयार होगा। और इसकी दूरी आपसे पूछी जा सकती है, तो ये हो जाएगी 3.8 किलोमीटर और 50 मीटर ऊंचाई पर चलेगी जो 150 ट्रॉली कार। ठीक है, किस तरह की ट्रॉली कार होती है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। एक ट्रॉली में सवार हो सकेंगे अधिकतम 10 पैसेंजर और 1 घंटे में दोनों छोर से 6000 यात्री जो है यात्रा कर सकेंगे। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हर 1.5 से 2 मिनट के अंतराल पर यात्रियों के लिए ट्रॉली उपलब्ध रहेगी, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। और अधिग्रहण की बात कर लेते हैं, तो अधिग्रहण जो है ये कितने हेक्टेयर ज़मीन की ज़रूरत होगी, ये होगा 1.5891 की। और इसमें सरकारी ज़मीन कितनी है, ये हो जाएगी आपकी 0.8068 हेक्टेयर। और शेष जो है ये आपकी प्राइवेट ज़मीन हो जाएगी, कितनी, 0.7823 हेक्टेयर। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन आपने देख लिया है और एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपने देख लिए हैं, किस तरह के क्वेश्चन जो हैं आपकी परीक्षा में इससे पूछे जा सकते हैं। चलिए थोड़ा सा इमेज के माध्यम से देखने की कोशिश करते हैं। ये हो जाएगा आपका जो है 600 करोड़ रुपए की लागत से इस तरह से जो है ये रोपवे हो जाएगा और यहाँ से जो है आपकी ये कार चलेंगी और इसको जो है ट्रॉली कार कहा जाता है। और ये आपका वाराणसी कैंट की इमेज दी हुई है, इस तरह से वाराणसी कैंट से गोदोलिया के बीच ये चलाया जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है। मुख्यमंत्री कमांड सेंटर तथा सीएम डैशबोर्ड का शुभारंभ किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और आप जानते हैं दोस्तों, कम समय में बेहतर तैयारी करने के लिए हम जो है लगातार प्रयास कर रहे हैं और आपके लिए बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराने के लिए भी हम जो है सतत प्रयास कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मुख्यमंत्री कमांड सेंटर तथा सीएम डैशबोर्ड का शुभारंभ किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा, कर्नाटक के, राजस्थान के या फिर आपका उत्तर प्रदेश की। यहाँ तो आप, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश के जो है क्वेश्चन कर रहे हैं, तो यहाँ आप उत्तर प्रदेश लगा सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। एग्ज़ाम में आपसे कोई सा भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपने करेक्ट आंसर देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी, यानी उत्तर प्रदेश। और इससे बनने वाले जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो क्या हो जाएंगे, ये भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये हो जाएगा आपका, जो प्रदेशवासियों को सरकार की विभिन्न योजनाओं का बेहतर ढंग से लाभ देने और तय समय सीमा में समस्याओं का निस्तारण करने के लिए मुख्यमंत्री कमांड सेंटर और डैशबोर्ड का जो है शुभारंभ किया जाएगा। ठीक है, आपने समझ लिया है जो आपका मुख्यमंत्री कमांड सेंटर और डैशबोर्ड है इसका शुभारंभ किस लिए किया जाएगा। और सबसे पहली बात समझने की यही होती है, तो आपको उसका मतलब पता होना, उसका उद्देश्य क्या है। अगर आप उस चीज़ का उद्देश्य समझ जाते हैं तो आपको समझने में बड़ी आसानी हो जाती है। गुजरात की तरह बनाए जाएंगे मुख्यमंत्री कमांड सेंटर और डैशबोर्ड। उसके माध्यम से जो विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से फीडबैक लेने के लिए उनको फ़ोन किया जाएगा। इस सरकार के विभिन्न प्रोजेक्ट के प्रदर्शन के आधार मासिक रेटिंग व ग्रेडिंग भी दी जाएगी। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है आम जनता के हाथों को मजबूत बनाने के लिए यह सौगात उन्हें देंगे।
योगी आदित्यनाथ की बात हो रही है। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में ये जो है लागू किया है, इसका जो है शुभारंभ किया गया है। और ये लाल बहादुर शास्त्री भवन के पंचम तल पर बनाए गए मुख्यमंत्री कमांड सेंटर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी, कॉल सेंटर होगा, टेक्निकल एवं ट्रेनिंग रूम की भी सुविधा होगी। ठीक है। सीएम डैशबोर्ड पर वर्तमान में कुल 53 विभागों की 585 योजनाओं व परियोजनाओं में पंजीकृत हैं। वहीं महत्वपूर्ण जो 37 विभागों के 94 प्रमुख प्रोजेक्ट जो हैं चिन्हित किए जाएंगे। ठीक है, इतनी बात आपको इससे याद रखनी है। और ये हो जाएंगे आपके योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिन्होंने इस योजना का शुभारंभ किया है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश सरकार के बयान के अनुसार प्रदेश में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत कितनी है? ऊर्जा से संबंधित जो है आपका क्वेश्चन है। और ऊर्जा से संबंधित जो क्वेश्चन है, क्योंकि ये अभी हाल फिलहाल की अगस्त की बात है, अगस्त में जो है कुछ गवर्नमेंट ने या उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ बयान दिए हैं, तो उसके जो हैं जो भी बयान दिए हैं वो आपके करंट में शामिल हो जाते हैं। और क्या बयान दिए हैं ये भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के बयान के अनुसार प्रदेश में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत कितनी है? 629 यूनिट, 729 यूनिट, 529 यूनिट या फिर आपका 829 यूनिट। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 629 यूनिट। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए, 629 यूनिट। और इससे बनने वाले जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट फैक्ट से ही जो है आपके क्वेश्चन बनते हैं। बात करते हैं अगस्त की। तो अगस्त में उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए शर्मा ने बताया कि प्रदेश में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत बहुत कम है। यानी कितनी है? 629 यूनिट प्रति वर्ष है। ठीक है, ये अगस्त की बात है, इसीलिए डाटा जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ऊर्जा से संबंधित है तो इसलिए जो है आपसे पूछा जाने की पूरी पूरी संभावना है। तो आपसे यही डायरेक्ट जो पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में जो है ऊर्जा की खपत कितनी है, तो ये हो जाएगी 629 यूनिट। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं सबसे कम खपत के मामले में बिहार ही उत्तर प्रदेश के बाद है। ठीक है, तो सबसे कम जो खपत किसकी है वो बिहार की। और इसके बिहार के बाद जो नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे तो दूसरे नंबर पर जो है उत्तर प्रदेश आ जाएगा। ठीक है, पूरे भारत का अगर जो प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत की बात करते हैं ये 1208 यूनिट प्रति वर्ष हो जाएगा। ये औसत की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये औसत है और 1208 यूनिट प्रति वर्ष है। इसके बाद और कुछ समझ लेते हैं। उत्तर प्रदेश के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 17-18 में प्रति व्यक्ति जो ऊर्जा की खपत थी वो 629 जो है प्रति वर्ष थी। और 18-19 में घटकर ये आपकी 606 रह गई थी। इसके बाद 19-20 में यह जो है 629 यूनिट फिर से पहुंच गई थी। इसके बाद की स्थिति के बारे में अभी तक घोषणा नहीं हुई है। ये आंकड़ा पुराना है, लेकिन इसी आंकड़े से जो है आपका क्वेश्चन बनेगा। अगर इस क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन बनता है तो इसी जो है ये जो आपके एक्स्ट्रा फैक्ट है इन्हीं से जो है आपका क्वेश्चन निकल कर आ जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए शर्मा ने कहा कि प्रदेश में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत बढ़ाने के लिए रोस्टर का जो दौर है वो धीरे धीरे समाप्त होगा और 24 घंटे विद्युत आपूर्ति के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके बाद ये एक लिस्ट भी दी हुई है और इस लिस्ट में आप समझ सकते हैं। पहले इस पॉइंट को देख लेते हैं। इस संबंध में उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने बताया कि कई राज्यों में रोस्टर प्रणाली लागू नहीं है और यही वही वजह है वहाँ प्रति व्यक्ति जो प्रति वर्ष ऊर्जा खपत है वो आपकी अधिक है। चलिए देख लेते हैं, ये आंकड़ा है आपका 19-20 का। और 19-20 के बाद के आंकड़े की अभी तक घोषणा नहीं हुई है और थोड़ा सा केवल समझना है। और ये जो इसकी जो पीडीएफ है वो आपकी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से जो है आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं या आप उसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं सबसे ज़्यादा जो प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत है ये हो जाएगी आपकी गुजरात में 2388 यूनिट, हरियाणा में इसके बाद हो जाएगा 2229 यूनिट, पंजाब हो जाएगा 2171 यूनिट, छत्तीसगढ़ भी जो है काफ़ी आगे है और ये हो जाएगा आपका 2044 यूनिट, दिल्ली 1572 यूनिट, हिमाचल प्रदेश 1527 यूनिट, महाराष्ट्र की बात करते हैं तो 1418 यूनिट। और इसके बाद जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट ही हमने लिए हैं, ज़्यादा हमने नहीं लिए हैं। राजस्थान 1317 यूनिट, मध्य प्रदेश 1086, उत्तर प्रदेश आपका बहुत कम है, ये हो जाएगी 629। और बिहार तो बिल्कुल ही जो है
आपका नीचे गया हुआ है 322। देश की औसत की बात करते हैं तो ये मैंने आपको ऊपर बता दिया 1208 यूनिट जो है प्रति वर्ष है, और ये वार्षिक आंकड़ा होता है, ये प्रति वर्ष के हिसाब से दिया हुआ है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, निम्न कथनों पर आपको विचार करना है, और इसमें दिया गया दिए गए कूटों में से सही उत्तर का आपको चयन करना है। कूट दिए गए हैं और कूट में से जो है सही उत्तर का आपको चयन करना है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है ये हम अभी समझने की कोशिश करते हैं। प्रिया सिंह ने श्री राम की अद्भुत पेंटिंग बनाकर वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड बनाया है। और दूसरा पॉइंट है आपका, वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड दुनिया के बड़े रिकॉर्ड में शुमार है। तीसरा पॉइंट है आपका, पुरंदर गांव की प्रिया सिंह इस रिकॉर्ड को पाने में सफल रही है। और फोर्थ पॉइंट है आपका, इस पेंटिंग को बनाने में 2000 लोहे की किलो का प्रयोग किया गया है। तो इससे बनने वाले जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 4 का जो है आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो ये हो जाएगा आपका जो पहला पॉइंट है, जो आपकी प्रिया सिंह है, प्रिया सिंह ने श्री राम की अद्भुत पेंटिंग बनाकर वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड बनाया है। तो यहाँ जो है ये ऑप्शन आपसे गलत हो जाएगा। ये श्री राम की पेंटिंग नहीं बनाई है दोस्तों, ये बनाई है आपकी राम मंदिर की। राम मंदिर की पेंटिंग बनाई है प्रिया सिंह ने, ये श्री राम की पेंटिंग नहीं बनाई है। ठीक है, तो पहला तो आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं दूसरा पॉइंट, वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड जो है दुनिया के बड़े रिकॉर्ड में शुमार है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। जो वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड है ये दुनिया के बड़े रिकॉर्ड में शुमार है। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, पुरंदर गांव की प्रिया सिंह इस रिकॉर्ड को पाने में सफल रही है, और ये आपका सही हो जाएगा। जो आपका वाराणसी है, वाराणसी जिले के पुरंदर गांव की प्रिया सिंह है, और वह जो है इस रिकॉर्ड को पाने में सफल रही है। और फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं, इस पेंटिंग को बनाने में 2000 किलो का प्रयोग किया है। तो ये भी आपका जो है 2000 किलो से ज़्यादा का जो है इसमें प्रयोग किया गया है, और 2726 किलो का जो है प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से जो है ये भी, अगर यहाँ लगभग लिखा होता लगभग 2000 किलो का तो ये आपका करेक्ट हो जाता, लेकिन ये भी जो है आपका गलत हो जाएगा। तो आपका जो 2 और 3 ये केवल सही हो जाएंगे, ऑप्शन में जो है गलत दिया हुआ है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2 और 3 करेक्ट हैं, और 1 और 4 जो है ये गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो 4 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। और चलिए देख लेते हैं इससे जो बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो क्या हो जाएंगे। काशी की बीएफए फाइनल ईयर की छात्रा, बीएफए मतलब बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, और इसकी जो फाइनल ईयर की छात्रा प्रिया सिंह ने श्री राम मंदिर की अद्भुत पेंटिंग, ये श्री राम की नहीं श्री राम मंदिर की पेंटिंग बनाई है। ठीक है, अद्भुत पेंटिंग वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड बनाया है, और प्रिया ने यह पेंटिंग 2726 किलो के जरिए प्लाई बोर्ड पर 26 घंटे में बनाकर विश्व में नया कीर्तिमान बनाया है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट आपके लिए पॉइंट हो जाता है क्योंकि ये श्री राम मंदिर से भी जुड़ा हुआ है। पांडेपुर स्थित पीआर फाउंडेशन परिसर में अपर जिला जज राकेश पांडे ने पेंटिंग का उद्घाटन किया है। ये भी पॉइंट आपको जो है याद रखना है। और जज राकेश पांडे ने कहा कि इस पेंटिंग में भगवान श्री राम के जीवन की प्रेरक कथाएं छुपी हुई हैं। और क्या हो जाएगा इससे इम्पोर्टेंट वो भी देख लेते हैं। वर्ल्ड ग्रेटेस्ट जो आपका रिकॉर्ड है ये वर्ल्ड रिकॉर्ड में शुमार है, और जिले के पुरंदर गांव की प्रिया सिंह इसे पाने में सफल रही है। किस जिले के हैं ये हैं आपकी वाराणसी जिले की। उन्होंने पेंटिंग का हुनर किससे सीखा है, ये आपका पूनम राय से सीखा है, और उनकी प्रेरणा से उन्होंने अयोध्या के श्री राम मंदिर की विशालकाय पेंटिंग तैयार की है। ये बन जाते हैं आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट, और ये क्वेश्चन आपसे जो है पूछा जाने की पूरी पूरी संभावना है। और ये आप इमेज में देख सकते हैं, ये है आपकी प्रिया सिंह। और दूसरी ये आप इमेज देख सकते हैं, ये वो इमेज है जो इन्होंने 2726 किलो के माध्यम से बनाई है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या हो जाएगा। ये भी आपको विचार करना है उपरोक्त कथनों पर, और उपरोक्त कथन में से सही कथन आपको बताना है। तो पहला कथन हो जाएगा आपका, उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 2023 अनुमोदित एवं स्वीकृत की गई है। तो ये जो है पॉइंट आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो बात है ये है आपकी अगस्त की,
तो ये जो अगस्त में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में ये प्रक्रिया तथा संचालन नियमावली का जो है प्रतिवेदन विधानसभा में पेश किया गया है। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। और अगर इस नियमावली को आप देखना चाहते हैं तो ये जो है 81 पेज की नियमावली है। और अगर आप कहेंगे, अगर आपके कमेंट आते हैं इस नियमावली को देखने के लिए, तो हम इसको टेलीग्राम पर डाल देंगे, क्योंकि नियमावली है तो इससे जो है क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना है। और ये जो है आप एक दिन में नहीं पढ़ सकते हैं, इसमें 81 पेजेस हैं और वो जो है पूरे आपको पढ़ने पड़ेंगे, और इसके लिए आपको 2 से 3 दिन का समय लग सकता है। चलिए देख लेते हैं दूसरा पॉइंट। इसके अंतर्गत विधायक सदन में किसी दस्तावेज को फाड़ नहीं सकेंगे। ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अंतर्गत जो है, जो नियमावली है, इसके अंतर्गत आपसे काफ़ी सारी जो है आचरण व व्यवहार तय किए गए हैं कि किस तरह का जो व्यवहार है या आचरण है वो आपके विधायक करेंगे। और तीसरा पॉइंट आपका, विधानसभा का जो सत्र है 30 दिन के नोटिस पर आहूत हो सकेगा। तो ये पॉइंट आपका जो है गलत हो जाएगा। 30 दिन के नोटिस पर आहूत नहीं होगा, क्योंकि ये तो पहले ही जो है 15 दिन के नोटिस पर आहूत होता था। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा आपका 7 दिन के नोटिस पर। ठीक है, तो ये 30 जो है गलत हो जाएगा। तो आपका जो 5 का करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 1 और 2, और 1 और दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर सी में। क्वेश्चन नंबर 5 का सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। और इससे बनने वाले जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो भी देख लेते हैं। ये हो जाएगा आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट। अगस्त 23 को उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 2023 का प्रतिवेदन विधानसभा में पेश हुआ है, और 8 अगस्त तक इस विधायक संशोधन को प्रस्ताव दे सकेंगे। 9 अगस्त को नियमावली पर सदन में चर्चा से इसकी मंजूरी दिलाने की जो है योजना है, और मंजूरी के बाद विधानसभा का शीतकालीन सत्र जो है नई नियमावली के अनुसार संचालित होगा। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। और विधायकों के सवाल व जवाब सहित अन्य सूचनाएं संबंधित विभाग के ऑनलाइन ली जा सकेंगी। नियमावली में सदन में विधेयक को आचरण व व्यवहार तय किए गए हैं। क्या क्या तय किए गए हैं, जो इम्पोर्टेंट है वही हमने लिए हैं, क्योंकि ये काफ़ी जो है 81 पेज की जो नियमावली है उसको हम पूरी को यहाँ आपको नहीं दिखा सकते हैं, और इसके लिए हमने इसमें से केवल जो इम्पोर्टेंट फैक्ट आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वही हमने। तो पहला हो जाएगा, विधानसभा में जो आपका विधान सदन में किसी दस्तावेज को फाड़ नहीं सकेंगे। जो आपके विधायक हैं वो सदन में, जो विधायक हैं ये सदन में किसी दस्तावेज को फाड़ नहीं सकेंगे। भाषण करते समय दीर्घा में किसी अजनबी की ओर संकेत नहीं करेंगे और न ही उनकी प्रशंसा करेंगे। विधायक अध्यक्ष की ओर पीट करके न तो खड़ा हो सकेंगे और न ही बैठ सकेंगे, और सदन में शस्त्र ला सकेंगे न ही प्रदर्शन कर सकेंगे। काफ़ी सारा जो क्राइटेरिया हैं ये आपके विधायकों के ऊपर जो है लगा दिए गए हैं। और ऐसे किसी भी साहित्य या प्रश्नावली पुस्तिका प्रेस टिप्पणी पर्चों का वितरण नहीं कर सकेंगे जो सदन से संबंधित नहीं होंगे। धूम्रपान नहीं कर सकेंगे, और लोबी में इतनी तेज आवाज़ न तो बात करेंगे और न ही हंसेंगे जो सदन में सुनाई दे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं और ये जुड़ी हुई हैं आपकी नियमावली 2023 से। विधानसभा को सत्र, जो विधानसभा का सत्र है 7 दिन के नोटिस पर आहूत हो सकेगा, और ये जो है पहले कितना था, ये था आपका 15 दिन के नोटिस पर। शासन की ओर से विधानसभा सचिवालय को सत्र आहूत करने की तिथि जो है 7 दिन पहले सूचना देनी होगी, और सदन में जो है आपका अधिकारियों के नाम लेने पर भी रोक रहेगी। अगर किसी तरह कोई भर्ती करता है तो उसकी जो है वेतन वृद्धि जो है रुक जाएगी। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है। ये हो जाएगा आपका, किस प्रदेश की सरकार ने जेल में बंद कैदियों का भत्ता भुगतान दोगुना करने के लिए शासनादेश जारी किया है। ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन ही जो हैं आपसे आरओ की परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो किसकी बात कर रहे हैं, ये आपका राजस्थान में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में या फिर उत्तर प्रदेश में आपसे पूछा गया है। किस प्रदेश की सरकार ने जेल में बंद कैदियों का जो भत्ता भुगतान होता है उसको दोगुना करने के लिए शासनादेश जारी किया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। यहाँ आप तो बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश है, लेकिन एग्ज़ाम में भी आपको ये चीज़ें याद रखनी है। इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या हो जाएंगे थोड़ा सा समझ लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश कारागार विभाग के संयुक्त सचिव शिव गोपाल सिंह ने शासनादेश जारी करते हुए बताया, प्रदेश सरकार ने जेलों में बंदियों व सिद्ध दोष कैदियों को श्रम के बदले मिलने वाला जो भत्ता है वो बढ़ा दिया है। प्रदेश के कारागार में निरुद्ध
कुशल, अर्धकुशल और अकुशल बंदियों को भी 40 रुपये, 30 रुपये और 25 रुपये दैनिक भत्ता मिलता था, जो पहले मिलता था। और कैबिनेट ने अब इसको जो है 81 रुपये, 40 से 81 रुपये, 30 से 60 रुपये और 25 से जो है 50 रुपये कर दिया गया है। चलिए देख लेते हैं और इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है। वर्ष 2011 के बाद भी राशि महंगाई को देखते हुए बढ़ाई गई है और सिद्ध दोष बंदी की स्थिति में पारिश्रमिक जो है 15% पीढ़ी प्रतिकर कटौती पूर्व की भांति जारी रहेगी। और यह जो दरें हैं वो आपकी तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 7 क्या हो जाएगा। बनारस के किस घाट पर पहला रिवर फ्रंट बनाया जाएगा। यहाँ बात हो रही है पहले की, इसलिए जो है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और पहला रिवर फ्रंट कहाँ बनाया जाएगा? 80 घाट पर, मणिकर्णिका घाट पर, गढ़वा घाट पर या फिर आपका पंचगंगा घाट पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, गढ़वा घाट पर। बनारस के गढ़वा घाट पर पहला रिवर फ्रंट बनाया जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग के उप निदेशक आर के रावत ने बताया कि बड़े महानगरों की तर्ज पर प्रदेश के बनारस में भी रिवर फ्रंट बनाने की योजना है। ठीक है, और बनारस में हाईवे से सटे जो गंगा के किनारे गढ़वा घाट है उस पर जो है रिवर फ्रंट बनाया जाएगा और उन नमो घाट की तरह इस घाट को भी सजाया और संवारा जाएगा। ठीक है, जिससे ये पर्यटन का बड़ा केंद्र बन सके, इसलिए जो है रिवर फ्रंट बनाया जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं करीब 9 करोड़ रुपए की लागत से गढ़वा घाट को रिवर फ्रंट का रूप दिया जाएगा। गढ़वा घाट में फूड जो आपका कोर्ट है, किड जोन, फूड कोर्ट, पार्किंग, आकर्षक टेबल व कुर्सियाँ, हरियाली के तहत ग्रीन गार्डन, शेड, सेल्फी पॉइंट आदि की सुविधाएं जो हैं ये पर्यटकों को मिलेंगी। और ये हो जाएगा आपका जो है घाट। ठीक है, इस तरह का जो है ये वाराणसी का घाट है। और चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 8 क्या कहता है। केंद्र सरकार के द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए किस राज्य को ई गवर्नेंस पुरस्कार, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमने एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लिया है जो आपके एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है या आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है। सारे क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट मिल जाएंगे और इससे बाहर जो है क्वेश्चन जाते नहीं हैं। तो ई गवर्नेंस पुरस्कार की बात हो रही है, इससे सम्मानित किया जाएगा, किसको किया जाएगा? मध्य प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को, राजस्थान को या फिर आपका पंजाब को। बात हो रही है केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार के द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए ये आपका उत्तर प्रदेश को जो है सम्मानित किया जाएगा ई गवर्नेंस पुरस्कार से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। और इससे बनने वाले जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो भी हमें देखने हैं। क्वेश्चन जो हमारे बनते हैं वो आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट से ही बनते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में जो आपका ई गवर्नेंस के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार की ओर से सम्मानित किया जाएगा। और भारत सरकार के जो कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के जो प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग ने माँ नवजात ट्रैकिंग एप्लीकेशन, इसको कहा जाता है मंत्रा, हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश को सिल्वर अवार्ड से सम्मानित करने के लिए चुना है। ठीक है, ये कौन सा जो है ऐप हो जाएगा? ये हो जाएगा मंत्रा ऐप। और मंत्रा ऐप जो है ये हो जाएगा माँ नवजात ट्रैकिंग एप्लीकेशन। और क्या है फैक्ट वो देख लेते हैं। NHMUP को नेशनल अवार्ड श्रेणी में श्रेणी 1 के तहत ई गवर्नेंस योजना 2023 के लिए दिया जा रहा है। और मंत्रा ऐप को भारत सरकार द्वारा ई गवर्नेंस के लिए उपकरण के रूप में मान्यता दिया जाना प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि रही है, क्योंकि यूपी लेबर रूम के लिए ऑनलाइन MIS को बढ़ावा देने वाला पहला राज्य यूपी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं सिल्वर जो आपका अवार्ड मिला है। सिल्वर अवार्ड के तहत प्रमाण पत्र और ट्रॉफी के साथ 5 लाख रुपए कैश प्राइज दिया जाएगा। ये आपको मिला है यूपी को। और मंत्रा ऐप, इससे माँ और शिशु को ट्रैक करना आसान हो गया है। मंत्रा ऐप की बात कर रहे हैं तो ये आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है। प्रदेश की सरकार के द्वारा एक नया IT हब कहाँ बनाया जाएगा? एक नए IT हब की बात हो रही है और ये आपका कहाँ बनाया जाएगा? मेरठ में, लखनऊ में, गोरखपुर में या फिर आपका
कानपुर में। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर आपको बताना है, ये क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका बी। प्रदेश की सरकार ने एक नया आईटी हब जो है लखनऊ में बनाने के लिए, जो लखनऊ में बनाने की घोषणा कर दी है। और क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। चलिए दोस्तों, महत्वपूर्ण जो पॉइंट हैं वो देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों द्वारा प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राज्य का एक नया आईटी हब बनाने की तैयारी शुरू करने की पुष्टि की गई है। उत्तर प्रदेश राज्य के निर्माण निगम ने पहले ही कानपुर रोड पर अमोसी के नादरगंज औद्योगिक क्षेत्र में 40 एकड़ जमीन पर आईटी हब स्थापित करने का खाका तैयार कर लिया है। और बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो आईटी हब को 3 भागों में बांटा जाएगा, जिसमें एक आईटी पार्क होगा, एक आपका बिजनेस पार्क होगा और एक होगा आपका इंटरनेशनल इनक्यूबेशन सेंटर। ठीक है। प्रस्तावित जो आईटी हब है उसके जो है देश के सबसे बड़े आईटी हब में से एक होगा। सबसे बड़े आईटी हब की बात कर रहे हैं और इसलिए जो है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। आईटी हब का निर्माण 11.47 एकड़ में किया जाना है, जबकि बिजनेस पार्क जो है 7.40 एकड़ में विकसित किया जाएगा। बेसमेंट और ग्राउंड ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। और इन तीनों भवनों में जो है अपनी पार्किंग की सुविधा होगी, ये भी आपको देख लेना है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका, उत्तर प्रदेश कितने पुलिसकर्मियों को राष्ट्रीय पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय पुलिस पदक की बात हो रही है, आपको बताना है राष्ट्रीय पुलिस पदक जो है कितने पुलिस वालों को दिया गया है। 89 को, 79 को, 69 को या फिर आपका 99 को। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 89 को। और 89 को किस किस तरह से दिया गया है वो भी हम देख लेते हैं। फिलहाल क्वेश्चन 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। और ये हो जाएंगे आपके इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट। बात करते हैं 15 अगस्त की। बात करते हैं 15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश पुलिस के 12 पुलिसकर्मियों को वीरता पदक, 6 पुलिसकर्मियों को उत्कृष्टता सेवा मेडल और 71 को जो है सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक देकर सम्मानित किया गया है। और अगर इनको आप जोड़ते हैं तो 12 प्लस 6 प्लस 71 ये हो जाएंगे आपके 89। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और वीरता पदक की बात कर लेते हैं। वीरता पदक एसटीएफ के डिप्टी जो है एसपी धर्मेंद्र, ये आपके जो है सारे नाम दिए गए हैं किस किस को जो है वीरता पदक दिया गया है। ठीक है, ये सब नाम दिए हुए हैं, ये आप जो है पीडीएफ से लेकर जो है पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। और या फिर आप वीडियो को रोक कर भी इनको जो है पढ़ सकते हैं। उत्कृष्ट सेवा के लिए किसको दिया गया है, ये राष्ट्रपति का जो पुलिस पदक है ये आपका एडीजी जोन, इस तरह से जो है यहाँ भी आपके सारे नाम हो जाएंगे। और उत्तर प्रदेश को इस बार भी राष्ट्रपति का वीरता पदक नहीं मिल सका है। ठीक है, जो ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या हो जाएगा। 4 दिवसीय Y20 यूथ सम्मेलन की शुरुआत किस जनपद में की गई है। ये है आपका Y20। ठीक है, Y20 यूथ सम्मेलन की शुरुआत किस जनपद में की गई है। लखनऊ में, वाराणसी में, प्रयागराज में या फिर आपका गोरखपुर में। सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है और ये वो क्वेश्चन है दोस्तों जो आपकी परीक्षा में एज इट इज़ पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वाराणसी। 4 दिवसीय जो Y20 यूथ सम्मेलन है इसकी जो शुरुआत हुई है ये आपकी वाराणसी जनपद में की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। और जो आपके मुख्य पॉइंट हैं वो भी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 4 दिवसीय Y20 यूथ सम्मेलन की शुरुआत हुई है और औपचारिक उद्घाटन में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की उपस्थिति में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है इसका उद्घाटन किया है। इस सम्मेलन का आयोजन भारत की G20 अध्यक्षता की रूपरेखा के तहत युवा कार्यक्रम विभाग और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इसके बाद देख लेते हैं इस शिखर सम्मेलन का जो उद्देश्य है अन्य हितधारकों के साथ सहयोग नेटवर्किंग के अवसर प्रदान करना,
युवाओं के विकास में योगदान देना और वैश्विक मंच पर युवा एजेंटों के बारे में विचार विमर्श करना है। Y20 की बात करते हैं तो शिखर सम्मेलन विभिन्न जो बैठकों का समापन है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, आपके लिए केवल इम्पोर्टेंट आपको पढ़ना है। 4 दिवसीय जो शिखर सम्मेलन G20 अतिथि देशों और अंतरिक्ष संगठनों में 150 प्रतिनिधियों ने भाग लिया है और ये हो जाएगी आपकी Y20 समिट। ठीक है, और आपको पता है दोस्तों, हम अपने चैनल पर केवल इम्पोर्टेंट की बात करते हैं, बाकी की बात हम नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा आपका, कथनों पर आपको विचार करना है। इस तरह के विचार करने वाले क्वेश्चन, सूची वाले क्वेश्चन, कूट वाले क्वेश्चन आपसे अधिक संख्या में पूछे जाते हैं। तो कथन नंबर 1 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के 17 निगम में खोले जाएंगे दीदी कैफ़े। ये दीदी कैफ़े आजकल बहुत चर्चा में चल रहा है और हो सकता है कुछ स्टूडेंट ने इसके बारे में पढ़ा भी हो। दीदी कैफ़े क्या है? जिस तरह से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने रसोई चला रखी है, दीदी रसोई, उस तरह से जो है यहाँ भी दीदी कैफ़े जो है खोले जाएंगे। और इससे बनने वाले जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो बात करते हैं 17 नगर निगम में खोले जाएंगे, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। और दीदी कैफ़े में सामग्री की कीमत कम रहेगी, ये भी आपका कम हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट तभी तो काम करेगी जब उसकी कीमत कम होगी और लोग भी तभी खरीदेंगे जब गवर्नमेंट उन्हें कुछ बेनिफिट देगी। और तीसरा पॉइंट आपका दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत स्वयं सहायता समूह की जो सभी महिलाएं इन कैफ़े को चलाएंगी। तो ये भी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। और 12 का जो करेक्ट आंसर, आपके तीनों करेक्ट हो जाएंगे। तो इससे जो है ये ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा, सभी आपके सत्य हो जाएंगे। और आपसे पूछा गया था सत्य कथन का आपको चयन करना था, तो क्वेश्चन नंबर 12 का सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। और इससे बनने वाले जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो भी देख लेते हैं। जिला शहरी विकास अभिकरण जो आपका डोडा है, उसके अधिकारी कौशल कुमार ने बताया कि शहरी आजीविका मिशन के तहत 17 नगर निगम में दीदी कैफ़े खोले जाएंगे। 17 नगर निगम में दीदी कैफ़े खोले जाएंगे। इसके लिए उपयुक्त स्थान का जल्द ही चयन किया जाएगा और वाराणसी की तर्ज पर ही सरकारी कार्यालयों में खोले जाने वाले दीदी कैफ़े में मिलने वाली खाद्य सामग्री की जो कीमत है वो आपकी कम रहेगी। और क्या क्या इसमें रहेगा? दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत स्वयं जो आपके स्वयं सहायता समूह की शहर की जो महिलाएं इन कैफ़े को चलाएंगी। और प्रथम चरण में यह कैफ़े कहाँ कहाँ खोले जाएंगे ये आप देख सकते हैं। और दीदी कैफ़े शुरू करने का जो मुख्य उद्देश्य शहरी गरीब सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है और लोगों को उचित मूल्य पर साफ सुथरा भोजन मिल सकेगा, ये भी इनका उद्देश्य है। और चलिए देख लेते हैं, ये दीदी कैफ़े है और ये जो है आजकल काफ़ी सुर्खियों में है। दीदी कैफ़े यूपी के शहरों में जल्द मिलेगी दीदी कैफ़े। और चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 13 हो जाएगा आज का। और किस राज्य की सरकार द्वारा कक्षा 9 या कक्षा 12वीं के छात्रों को मुफ्त किताबें देने की घोषणा की गई है? कर्नाटक में, केरल में, उत्तर प्रदेश में या फिर बिहार में? बात हो रही है कक्षा 9 और कक्षा 12 की, लेकिन यहाँ जो है कक्षा 9 और कक्षा 12 को भी जो है मुफ्त किताबें दी जाएंगी। तो ये हो जाएगा अपना उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका सी। और इससे बनने वाले महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो भी ये हैं। शासन स्तर पर हुई उच्च स्तरीय बैठक में फैसला लिया गया है कि कक्षा 9वीं और 12वीं के छात्रों को किताबें मुफ्त में दी जाएंगी। उत्तर प्रदेश में 2428 राजकीय माध्यमिक स्कूलों में तथा 9वीं से 12वीं में पढ़ने वाले छात्रों को अब मुफ्त किताबें दी जाएंगी। इसके लिए सरकार को अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा और सरकार इन किताबें उपलब्ध कराने के लिए 19.70 करोड़ रुपए खर्च करेगी। और ये हो जाएगा आपका देश के कई राज्य हैं जहां पर पहले से ही सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को यह सुविधाएं दी जा रही हैं। गुजरात है, उत्तराखंड है, झारखंड है, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक व तमिलनाडु शामिल है। और अब इस सूची में उत्तर प्रदेश भी शामिल हो गया है। ठीक है, इतनी बातें जो हैं आपको से याद रखनी है। चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 14 हो जाएगा और क्या हो जाएगा। कथनों पर आपको विचार करना है, ये भी आपको विचार करने वाला क्वेश्चन है। और इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको आपसे जो है परीक्षा में पूछे जाएंगे। भारत की अध्यक्षता में G20 संस्कृत मंत्रियों की बैठक वाराणसी में संपन्न हुई है।
पहला पॉइंट आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत की अध्यक्षता में जो G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक हुई है वो आपकी वाराणसी में संपन्न हुई है। G20 मंत्रियों ने बहुआयामी विकास चुनौतियों पर चर्चा की है, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। जब आपकी G20 मीटिंग हुई है तो आपकी बहुआयामी विकास चुनौतियों पर भी चर्चा हुई होगी। भारत के संस्कृति मंत्रियों की बैठक के परिणाम के 10 दस्तावेज को काशी संस्कृति मार्ग का नाम दिया गया है, ये हो जाएगा आपका नाम दिया गया है, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। और इस हिसाब से जो है सभी कथन आपके सत्य हो जाएंगे। तो 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका सी, सभी कथन आपके सत्य हैं। और ये हो जाएंगे आपके एक्स्ट्रा फैक्ट जिनसे क्वेश्चन बनता है। भारत की अध्यक्षता में G20 संस्कृत मंत्रियों की बैठक वाराणसी में संपन्न हुई है और बैठक में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने साथ जो है 20 सदस्यों और आमंत्रित देशों के संस्कृत मंत्रियों एवं गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया है। संस्कृत मंत्रियों की बैठक जो है पिछली बैठकों की सभी चर्चाओं का विस्तार विमर्श और पहले का निचोड़ है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। जो आपका G20 संस्कृत मंत्रियों ने आज ही बहुआयामी विकास चुनौतियों जिस तरह से जैसे जलवायु परिवर्तन है, बढ़ती असमानता है, दूसरों के बीच डिजिटल परिवर्तन के अभाव को संबोधित करने के लिए संस्कृति की परिवर्तनकारी जो आपकी शक्ति का उपयोग करने के लिए उसकी सहमति व्यक्त की है, उस पर सहमति व्यक्त की है और अधिक समावेशी समाजों को आकार देने की आवश्यकता पर जोर दिया है। भारत के संस्कृति मंत्रियों की बैठक के परिणाम के दस्तावेज को काशी संस्कृति मार्ग का नाम दिया गया है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। काशी संस्कृति मार्ग का नाम दिया गया है। और ये भी जो है इससे बनने वाले इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाएंगे। G20 संस्कृत मंत्रियों की बैठक के दौरान जो आपका G20 संस्कृत मंत्रियों द्वारा रिपोर्ट G20 कल्चर शेपिंग द ग्लोबल नैरेटिव फॉर इनक्लूसिव ग्रोथ को लॉन्च किया गया है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। संस्कृत मंत्रियों ने एक विशेष संस्करण डाक टिकट भी जारी किया है और वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य की भावना में संगीत कार्यक्रम में G20 सदस्य और अतिथि देशों के संगीत एवं संगीत वाद्य यंत्रों को शामिल किया गया है। ये है आपका G20, ये हो जाएंगे आपके योगी आदित्यनाथ जी। इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किस जनपद में ध्यानचंद म्यूजियम का लोकार्पण किया गया है, ये भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ध्यानचंद म्यूजियम की बात हो रही है और इसका जो लोकार्पण हाल ही में किया गया है, कहाँ किया गया है, क्यों किया गया है, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। और यही अगर आप समझ जाते हैं तो आप जो है क्वेश्चन को एग्जाम में सही करके आ जाते हैं। तो आपका हो जाएगा लोकार्पण किया गया है लखीमपुर खीरी में, ललितपुर में, झांसी में या फिर आपका सोनभद्र में। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, ध्यानचंद म्यूजियम का जो लोकार्पण है जो आपका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है, ये किया गया आपका झांसी में। और इससे बनने वाले जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो भी देख लेते हैं। 29 अगस्त की बात करते हैं, यह भी हाल फिलहाल की खबर है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खेल दिवस के अवसर पर 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद का जो है जन्म दिवस होता है, उसी दिन जो है खेल दिवस भी मनाया जाता है। तो इस अवसर पर मेजर ध्यानचंद म्यूजियम का झांसी में लोकार्पण किया, ये किया गया है झांसी में। और साथ ही यहाँ पर विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ हॉकी ओलंपिक खिलाड़ियों को सम्मान किया है और खेल दिवस होने की वजह से हॉकी मैच का भी शुभारंभ किया गया है। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले विश्व प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम जो है रानी लक्ष्मीबाई पार्क में 19 करोड़ रुपए की लागत से मेजर ध्यानचंद म्यूजियम बनाया जाएगा, ये है आपका मेजर। हॉकी को समर्पित यह देश का पहला म्यूजियम है और इसमें मेजर ध्यानचंद के जीवन से जुड़ी स्मृतियाँ होंगी, घटनाएं एवं भारतीय हॉकी की विभिन्न जानकारियाँ डिजिटल माध्यम से दिखाई जाएंगी। और ये हो जाएगा आपका जो है 20 से अधिक जोनों में बांटा गया है, जिसका प्रत्येक जोन अपने आप में अलग अद्भुत है और यह जनता के लिए सितंबर में खोला जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों आज के हमारे जो हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गए हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, और हमें मोटिवेट करने के लिए आप वीडियो को लाइक भी करें। अगर आप किसी तरह का सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और इसकी जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो समाप्त होता है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।